साल 1984 मार्स से निकला एक छोटा सा पत्थर शोधकर्ताओं को पृथ्वी पर मिलता है। पत्थर मिलते ही वैज्ञानिकों ने मिलकर जब उस पर खोज की तो उन्हें उस पर एलियन लाइफ माइक्रोबियल लाइफ के ट्रेसेस मिले। ये वही पल था जहां से शुरुआत हुई अर्थ के बाहरी दुनिया में मौजूद एलियंस को ढूंढने की। एंड गेस हु वाज द फर्स्ट टू एंटर दिस न्यू रेस? यस, नासा। सिर्फ कुछ माइक्रोबियल लाइफ के मिलते ही नासा ने मानो स्पेस को खोदना चालू कर दिया। सेटी से लेके केपलर मिशन तक उसने इतने मिशंस किए जिन्होंने हमें एलियंस है या नहीं इस पर क्लैरिटी दी, जो ऑब्वियसली मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। लेकिन साथ ही हमें एक्सोप्लैनेट से लेके हमारे सन के जैसे और भी कितने स्टार्स हैं उनसे भी वाकिफ करवाया। एंड नॉट जस्ट दिस, हमें स्पेस से आता हुआ एक ऐसा सिग्नल मिला जो स्ट्रांगली बताता है कि यूनिवर्स में एलियंस मौजूद है। सो अगर ऐसा है और उनके होने का प्रूफ हमें मिला है तो आखिर नासा ऐसा क्या कर रहा है उनसे कांटेक्ट करने के लिए? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं आज के सफर में इन टुडेस वीडियो टाइटल्ड हाउ नासा इज कॉन्टैक्टिंग एलियंस। चलो फिर शुरू करते हैं उस घटना से जहां से एलियंस को ढूंढने की खोज शुरू हुई। सो बेसिकली दिसंबर 27, 1984 में अमेरिकन मीटियोराइट हंटर्स को एंटार्क्टिका के एलन हिल से मार्शियन मीटियोराइट का एक टुकड़ा मिला था, जिस पर कई सारे इंस्टीट्यूट्स और ग्रुप्स द्वारा अलग अलग रिसर्चेस हुए, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा और वो रिसर्चर्स वहीं पर थम गए। पर क्या हम उन रिसर्चर्स को वैसे ही थम जाने देते? नहीं। 1996 में द ग्रेट नासा के रिसर्चर डेविड मैक्के और उनकी टीम ने अपनी क्यूरियोसिटी के चलते फिर एक बार मार्शियन मीटियोराइट के टुकड़े पर स्टडी की, जिसमें उन्हें ऐसे सबूत मिले जिससे उनके मन में जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में जो शक था वो यकीन में बदल गया है। उन्हें उस टुकड़े में बैक्टीरियाज मिले जो मार्स पर मौजूद पास्ट लाइफ को दर्शा रहे थे। अब इतना बड़ा सबूत मिलना इज इक्वल टू दुनिया में इस बात का ढिंढोरा पीटना, जो यूएस के प्रेसिडेंट ने किया भी। लेकिन ताजुब की बात तो यह है कि नासा की ये डिस्कवरी स्टार्टिंग से ही बाकी इंस्टीट्यूट्स के लिए एक कंट्रोवर्शियल हेडलाइन बन गई थी। और तो और साइंटिफिक कम्युनिटी ने पक्के सबूत नहीं होने के कारण इस पर हाइपोथेसिस का टैग लगाकर इसे रिजेक्ट कर दिया। पर यह रिजेक्शन स्पेस की दुनिया में एक ऐसे नए ब्रांच को जन्म देने वाली थी जिसे आज हम कहते हैं एस्ट्रोबायोलॉजी। नासा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से इतना अटैच हो चुका था कि वो एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स करने लगा और देखते ही देखते शुरू हुए स्पेस में लाइफ खोजने के मिशंस। अब अगर इतना बड़ा इंस्टीट्यूट कुछ कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका काम चुराने कोई ना कोई तो आएगा ही, और सच्ची में आए भी कुछ जो और कोई नहीं बल्कि हैकर्स थे। नहीं मानते तो ये आर्टिकल देखो। रिसेंटली नासा डेटा ब्रीचिंग का शिकार हुआ है और नासा का 12 साल का डेटा डार्क वेब पर यूं ही मौजूद है। हाँ, ये वही जगह है जहाँ आजकल लोग डेटा छोड़ इंसान और उसके जिंदा पार्ट्स खरीदने जाते हैं। एंड नॉट जस्ट दिस, डार्क वेब पर आपको सस्ती ऑनलाइन शॉपिंग के लिए फेक कूपन्स भी मिलते हैं, जिनके इंडियन मार्केट की बात करें तो 2015 के डेटा के मुताबिक ये बिजनेस इंडिया में 62.9% की ग्रोथ रेट के साथ हर महीने 76 लाख यूजर्स के सपोर्ट से बढ़ते जा रहा था। एंड नाउ कमिंग बैक टू नासा फाइंडिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म। एक तरफ नासा के साइंटिस्ट दिन रात कड़ी मेहनत करके एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान था जिसके दिमाग में एलियंस को अर्थ पर बुलाने के लिए अलग ही खिचड़ी पक रही थी। अब आप ही बताओ, नॉर्मल इंसान बाहरी दुनिया के साथ कांटेक्ट करने के लिए क्या करेगा? ऑब्वियसली रेडियो सिग्नल्स भेजेगा, करेक्ट? लेकिन ऑस्ट्रियन एस्ट्रोनॉमर जोसेफ जोहान वॉन लिट्रो के दिमाग का तो क्या ही कहना। अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है नहीं, ये स्पेस की दुनिया को बताने के लिए उसने अर्थ पर आग लगाने का प्लान बनाया। डोंट वरी, पूरे अर्थ पर नहीं, सिर्फ सहारा डेजर्ट में, और वो भी कोई छोटी मोटी आग नहीं बल्कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने के बाद जितनी आग लगती है ना, उतनी आग। एंड यस, आई एम नॉट किडिंग, इट्स ट्रू। बेसिकली जोसेफ का प्लान था सहारा डेजर्ट के बीचों बीच एक बड़ा सा खड्डा बनाकर उसमें केरोसिन डाल के आग लगाना, ताकि स्पेस में रहने वाले एलियंस इस आग को देखकर हमारी मदद करने आए। आई नो, ये काफी फुद्दू सा प्लान था, राइट? जो नासा भी समझ चुका था और इसीलिए उसने इसे साइड में रख के अपने खुद के मिशन चालू कर दिए, जिसके लिए उसने सेटी से हाथ मिलाया। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे स्पेस में सबसे पहला स्ट्रॉन्ग नैरो बॉन्ड रेडियो सिग्नल मिला था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द वाउ सिग्नल, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज है। एंड माइंड यू, ये सिग्नल अब तक मिले हुए सारे सिग्नल्स में से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के एग्जिस्टेंस का बेस्ट प्रूफ है, क्योंकि ये वही फ्रीक्वेंसी है जिसमें हम हमारे सिग्नल्स आउटर स्पेस में भेजते हैं, व्हिच इनडायरेक्टली शोज कि हम जैसे इंटेलिजेंट बीइंग्स बाहर भी मौजूद है, जिन्हें ये समझ चुका है किस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को बाहर भेजना चाहिए। अब इतना सब वाव फैक्टर सुनने के बाद जिन्हें सेटी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, उनके लिए सेटी स्टैंड फॉर सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कार्ल सेगन, ब्रूस मरे और लुई फ्राइडमैन ने यूनिवर्स में मौजूद लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए एस्टैब्लिश किया था।
इसका मेन फंक्शन है अन्य प्लैनेट से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर या अदर प्लैनेट्स के सिविलाइजेशन के साइंस पर ध्यान रखना। अब इस मिशन से उन्हें अननोन सिग्नल्स तो मिले, पर वो किसी अदर सिविलाइजेशन ने ही भेजे हैं उसका ठोस सबूत नहीं था। एंड ऑन दी अदर हैंड उन्होंने सेटी एट होम प्रोजेक्ट भी चालू किया था, जिसके पीछे का मोटिव भी सेम ही था। इनफैक्ट ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें बर्कली में रहने वाले हर एक इंसान घर बैठे बैठे एरिसीबो रेडियो टेलीस्कोप से आने वाले रेडियो सिग्नल्स ऑब्जर्व कर सकता था। ऐसे समझो इस प्रोजेक्ट ने बर्कली के बच्चे बच्चे को साइंटिस्ट बना दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे बर्कली को ऐसा एक भी अननोन सिग्नल नहीं मिला जो एलियंस के होने का कोई सबूत दे। पर इस हार के बाद उन्होंने अपने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के पीछे की खोज छोड़ी नहीं, बल्कि इसके बाद सेटी और नासा ने मिलकर और भी नए नए प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू किया, जिसमें से पहला था प्रोजेक्ट फीनिक्स। इस प्रोजेक्ट ने दुनिया को बताया कि स्पेस में 200 लाइट ईयर्स के अंदर अंदर ऐसे 1000 से भी ज्यादा स्टार्स है जिसकी प्रॉपर्टीज अपने सन से मिलती जुलती। बट क्या इस प्रोजेक्ट के पीछे का मकसद सन को ढूंढना था? ना, इस प्रोजेक्ट के पीछे का मेन मोटिव था एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढना। बट सैडली इसमें भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिले, जिसकी वजह से उन्हें ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। एंड वेल, इस प्रोजेक्ट के बंद होने के पीछे का मेन रीजन था रेडियो सैटेलाइट्स की कमी, जिसके कारण स्पेस का छोटा सा हिस्सा ही एक टाइम पर कवर हो पा रहा था। पर साल 2005 में इस कमी को पूरा किया सेटी और नासा के ब्रांड न्यू मिशन ने, जो था एलन टेलीस्कोप एरे। प्रोजेक्ट फीनिक्स के रिजल्ट्स के बाद साइंटिस्ट को लाइफ कहां ढूंढना है उसके लिए एक डायरेक्शन मिल गया, लेकिन इस डायरेक्शन ने फिर एक बार नासा को गलत रास्ते पर ले जाकर छोड़ा। कैसे? वेल, इस प्रोजेक्ट में भी उन्हें लाइफ की जगह 2000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स मिले, क्योंकि बेसिकली एलन टेलीस्कोप एरे में टोटल 42 एंटेनास फिक्स किए गए थे, जिसमें से हर एक एंटेना मल्टीपल बीम सिंथेसाइजर और एंटी कोइंसिडेंस फिल्टर की मदद से रेडियो सिग्नल्स को 1 से 9 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन इतने एंटेनास फिक्स करने के बाद भी उन्हें स्पेस में कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले जिससे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में पता चल सके। इनफैक्ट उन्होंने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस को चेंज करके भी देखा, पर फिर भी उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट उन्हें नहीं मिला, जिसके कारण इनमें नासा को इस प्रोजेक्ट को भी खारिज करना पड़ा। अब देखा जाए तो नासा और सेटी 1990s में जितने भी मिशन कर रहे थे वो सभी अनसक्सेसफुल थे। इन सब मिशन से उन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का पता तो नहीं चला, बल्कि इन सभी मिशंस की वजह से नासा को एक सही राह मिल गया। सभी मिशन से मिले हुए रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए नासा ने अपना एक अलग ही मिशन बनाया, जिसका नाम था केपलर मिशन। नासा के इस मिशन ने इस बात का खुलासा किया कि गैलेक्सी में स्टार से ज्यादा प्लैनेट्स मौजूद हैं। And at that time, Kepler observed a total of 5,30,506 stars and 2,662 planets. लेकिन नासा के इस मिशन ने भी ऐसे कोई एविडेंस नहीं दिए जिससे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ पता चल सके। प्लस केपलर मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव अब तक मिले हुए सारे एक्सोप्लैनेट्स के प्लैनेटरी स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करना और साथ ही प्लैनेट्स की हैबिटेबिलिटी को स्टडी करना था। और इन सभी स्टडीज के लिए केपलर में एक सोल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फिट किया गया, जो था फोटोमीटर। फोटोमीटर का काम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इनकी रेंज अल्ट्रावायलेट टू इंफ्रारेड के बीच में आती है, उनको मेजर करना, इंक्लूडिंग विजिबल स्पेक्ट्रम। और फिर आगे ये फोटोमीटर फोटो रेजिस्टर की मदद से प्लैनेट्स या स्टार्स पर आने वाली लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन उन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को साइंटिस्ट स्टडी करते हैं। बट द पॉइंट इज, इतना सब स्टडी करने के बाद भी सिर्फ प्लैनेट की हैबिटेबिलिटी का पता चलता है। और अगर प्लैनेट हैबिटेबल मतलब लाइफ एग्जिस्टेंस के हाई चांसेस, बट चांसेस एश्योरेंस नहीं कि वहां पर लाइफ मौजूद ही होगा। और इतना सब होने के बावजूद अब तक नासा का किसी भी एलियन से एक हाई हेलो तक नहीं हुआ है। पर हाँ, एक चीज है, अब तक टोटल 1652 रेडियो सिग्नल साइंटिस्ट ने अननोन सोर्सेस से डिटेक्ट किए। और दुख की बात तो ये है कि साइंटिस्ट अब तक जितने भी रेडियो सिग्नल स्पेस में भेज रहे थे उससे कुछ हाथ नहीं लग रहा था। और जब इस पर नासा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें रेडियो सिग्नल्स पर पूरा भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने स्पेस में एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है जिसमें अर्थ के कुछ आर्टिफैक्ट्स फिक्स किए गए थे, इस उम्मीद में कि कोई ऐसा एक लाइफ फॉर्म रहेगा जो इन चीजों को इंटरस्टेलर स्पेस से बाहर लेकर जाएगा। इनफैक्ट नासा ने वॉयेजर 1 और 2 ऐसे 2 स्पेसक्राफ्ट्स भी लॉन्च किए हैं, और हर एक स्पेसक्राफ्ट में 2 गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क फिक्स किया है, जिसमें अलग अलग साउंड्स और साथ ही अर्थ के कल्चर और डाइवर्सिटी के बारे में इमेजेस रिकॉर्ड करके भेजे। अगर आपको डिटेल में जानना है इसके बारे में तो मैंने काफी इंटरेस्टिंग वीडियो उस पर बनाया है। आप जस्ट टाइप कर सकते हो गेट सेट फ्लाई साइंस वॉयेजर ट्रैवल और आप वो वीडियो देख पाओगे। बट सैडली अब तक इसका भी कोई फायदा हमें नहीं हुआ है, कोई भी सिग्नल्स का जवाब नासा को नहीं मिला है। वेल, देखा जाए तो नासा को लाइफ के एग्जिस्टेंस का पक्का हिंट तो अभी तक नहीं मिला है, पर उसने ऑलरेडी 24 थियोलॉजियंस को हायर किया है
सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि वो नासा को बता सके कि फ्यूचर में इंसान का एलियंस के एग्जिस्टेंस की बात पर क्या रिएक्शन रहेगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एलियंस के एग्जिस्टेंस पे आपके क्या विचार है? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सकें। सी यू इन अनदर वन। स्टे क्यूरियस। जय हिंद।